Memory management. This is the third function in operating system. Memory management means to manage the memory. Memory management in operating system is used to allocate and deallocate the memory space from the programs, or we can say a process. So basically in memory management there are two types. First is contiguous and second one is non-contiguous memory management scheme. So students, what is the difference between these two? In case of contiguous memory location, or in the case of contiguous memory scheme, the space is available in the contiguous location in the main memory. For example, suppose this is the memory where we have two spaces, one is 50 KB here and 50 KB is here, and the program is in the secondary memory with size 100 KB. अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए प्राइमरी मेमोरी में जाना है, बट द प्रोग्राम साइज इज 100 KB, बट इन केस ऑफ दिस प्राइमरी मेमोरी द साइज इज 100 KB अवेलेबल बट नॉट इन द कंटिन्यूअस लोकेशन. मीन्स कि हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे एलोकेट नहीं कर सकते और ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोग्राम को यहाँ पे एलोकेट नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेसेस अवेलेबल है इस प्रोग्राम को अकोमोडेट करने के लिए बट एट डिफरेंट लोकेशन. सो दिस इज कंटिन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम. Second is non-contiguous memory management scheme. That means कि if the size of the program is 100 KB and this much sufficient size is available in the main memory to accommodate this process of 100 KB but not in the continuous manner, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इस प्रोग्राम को डिवाइड करेगा नंबर ऑफ पार्ट्स में, एंड नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे उनको एलोकेट करेगा. अब यहाँ पे 100 KB का स्पेस और यहाँ पे 50 KB का स्पेस अवेलेबल है, तो इस प्रोग्राम को वो 50 KB में डिवाइड करने के बाद 50 KB प्रोग्राम को यहाँ पे एडजस्ट करेगा, 50 KB प्रोग्राम को यहाँ पे एडजस्ट करेगा. सो दिस इज नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम. तो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम इज ऑफ 3 टाइप्स. First is continuous allocation, second is fixed partition, and third one is variable partitioning. While in case of non-contiguous memory management scheme, we have 3 types: paging, segmentation, and virtual memory. We will discuss each and every type one by one. So first is continuous allocation. सो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस एलोकेशन जो मेमोरी स्कीम है वो हमारे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हुआ करता था, जब हमारे पास जो फिजिकल मेमोरी था उसका साइज भी बहुत कम होता था. ओके, अब जो है वो हम वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट यूज करते हैं इन द लेटेस्ट कंप्यूटर्स. सो कंटिन्यूअस एलोकेशन में हमारे पास क्या होता था, सपोज दिस इज द फिजिकल मेमोरी. फिजिकल मेमोरी मीन्स मेन मेमोरी जहाँ पे हमारा रैम और रोम होता है. अबाउट 1/3 ऑफ द मेमोरी इज ऑक्युपाइड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो जो प्राइमरी मेमोरी का 1/3 पार्ट है वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है, और जितना बाकी पार्ट बच गया दैट इज यूज्ड बाय अ यूजर्स टू प्रोसेस देयर प्रोग्राम्स. ओके, तो यहाँ पे इस स्पेस में क्या एग्जीक्यूट होते थे, प्रोसेस. तो ये वाला स्पेस अवेलेबल जो था वो किसके लिए था, प्रोसेस के लिए. बट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस एलोकेशन इट इज ऑल्सो नोन एज सिंगल कंटिन्यूअस एलोकेशन. मीन्स कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस यहाँ पे एलोकेट करता था ऑपरेटिंग सिस्टम. अब सपोज हमारी ये सेकेंडरी मेमोरी है जहाँ पे हमारे पास 3 प्रोसेस हैं विद नेम P1, P2 एंड P3, एंड द साइज ऑफ दिस ब्लॉक इज 200 KB, और यहाँ पे इस प्रोसेस का साइज है 10 KB, इसका साइज है 100 KB एंड इसका साइज है 20 KB. ओके, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, अगर सबसे पहले इसने रिक्वेस्ट किया है तो पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ लेके आएगा, प्राइमरी मेमोरी में. तो प्राइमरी मेमोरी में इसने आके 10 KB का स्पेस ऑक्युपाई किया फॉर एग्जीक्यूशन, बट 190 KB यहाँ पे अवेलेबल है. तो अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है दैट इज ऑफ 100 KB. मीन्स कि अगर मैं नेक्स्ट प्रोसेस को भी यहाँ पे लेके आऊंगी तो वो इजीली एडजस्ट होके एग्जीक्यूट हो सकता है. बट इन केस ऑफ सिंगल कंटिन्यूअस एलोकेशन एक टाइम पे पूरा का पूरा मेमोरी ब्लॉक इज अवेलेबल टू अ सिंगल प्रोसेस ओनली. जब इस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा और मेमोरी से ये डीएलोकेट होगा, ओनली देन द ऑपरेटिंग सिस्टम विल ब्रिंग दिस प्रोसेस इनटू द memory. So this is the main disadvantage in a case of single contiguous allocation. Means कि इस टाइम पे इस केस में क्या था, this is known as a single user operating system. जो single user operating system थे और जो single program operating system थे, उस केस में memory allocation is of which type, single contiguous allocation type. Means एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होता था, तो दिस इज द स्लो प्रोसेस.
process to execute the program. आजकल के टाइम में our operating system are multi-programming, multi-threading and multi-processing operating systems. So उस केस में क्या है, multiple programs are executed at the same time. तो multiple programs एक टाइम पे कैसे execute होंगे, जब हमारे main memory में multiple programs जो हैं वो added हैं. Okay, so this is about the single contiguous allocation, or we can say that a memory map of single contiguous allocation. Okay. In this video, we will discuss about the memory management functions. So first function of memory management is partition and second is fragmentation. So what is partition? Partition means to divide a memory into number of parts, or we can say that to divide a memory into number of blocks. Now, partition is of two types. First is static or fixed partition. Second one is variable and dynamic partition. So students, what is the difference between fixed partition and variable partitioning is, fixed partition is done by a manufacturer during the manufacturing of the computer or memory, and it is done by the user while user can configure the system or while user can install the operating system in the computer. So at that time, fixed partitioning is done by the user or a manufacturer. So what is fixed partitioning? Fixed partitioning means the total size of the memory is divided into fixed size blocks. Suppose if we have a memory of 1000 KB, so that means in case of fixed partition, this memory is divided into fixed size blocks. Suppose the first block is of 400 KB, second is of 300 KB, and third one is of 300 KB. That means once these blocks are fixed by a user or a manufacturer, then no one will allow to change these fixed blocks. That means if the process is of 450 KB, suppose if we want to run or execute a program that is of 450 KB, but in our memory there is no space available, that means that program is unable to execute according to this memory size or according to this memory block. So in case of fixed partition, total size of the memory is divided into fixed number of blocks, and once these blocks are fixed, then no further changes are allowed into it. So that is the fixed partitioning. Second one is variable or dynamic partitioning. Variable or dynamic partitioning means the total available space of a RAM or total available space of the memory is not divided into any parts. RAM is free, and according to the process comes for the execution in the memory, the space from the RAM is allocated to that process. That means this is the example of variable partitioning, where suppose the size is 1000 KB and this size is free, there is no allocation or there is no partition of this 1000 KB block. That means the whole memory is used by a process. Suppose if we have only one process and that one process is of 1000 KB, so that 1000 KB process will be easily accommodated by this RAM. But if in this case the process is of 1000 KB but there is no space available of 1000 KB that can accommodate or that can helps to execute the process, so that's why variable partitioning is better. Now students, this is the example of variable partitioning where whole RAM is available to the process, and according to the size of the process, user or operating system can allocate the space or blocks from this available RAM. And in case of the fixed partitioning, this set of the memory is divided into number of blocks. So in this example, this memory is divided into 5 blocks. So each and every process is to be adjusted in these blocks, but if the process size is more than the size of the block, then user is unable to execute that program in that particular computer system. So this is about the variable partitioning. Now students, second topic is internal and fragmentation. So fragmentation is a problem that occurs in fixed as well as the variable partitioning. So first one is internal fragmentation. Fixed partition can suffer the internal fragmentation, while variable partitioning can suffer the problem of external fragmentation. Now what does it mean? Students, let's see the example. Suppose we have
three processes P1, P2 and P3. The size of P1 process is 100 kb, the size of P2 process is 10 kb and the size of P3 process is 50 kb. And the size of, suppose one more process we have, and the size of P4 is 80 kb. Now let's see in this example. P1 is of 100 kb. Now operating system will check in this RAM which block is available. Suppose first block is filled by some other process, then operating system will check for the second block. But here the size of the second block is 25 kb while the size of the P1 process is 100 kb. That means 100 kb process will not be adjusted here. So operating system will check for the next block. So again next block is of 50 kb, then it will check for the next block. Again this is of 90 kb, then it will check for the 100 kb or last block. So that means P1 will be adjusted here only if this block is not available. So in this case, suppose all the blocks are empty. So first P1 will be stored here. So P1 will be stored here. Second process is P2 and P2 size of P2 is 10 kb. So that means 10 kb will be adjusted here. So P2 is adjusted here while 15 kb space is available. Okay, because the size of P2 is only 10 kb. Third process is of 50 kb. So that means next block is empty. So we can add this process into this block. Again the next process is of 80 kb, but the size of next block is 90 kb. That means 80 kb space is used by the process P4 while 10 kb is left free. And last is 100 kb, that means 100 kb is free. Now suppose one more process comes in the computer for execution or in the memory for execution, that is of 90 kb. So 90 kb is adjusted here. So again 10 kb is wasted. Here we can save the P5 process. Now total space available in this memory or in this RAM is 15 kb plus 10 kb plus 10 kb. So total is 35 kb. Now suppose students, new process comes into the memory with size 15k. Suppose now 15k space is available, but that space is available within the block and that block is used by a process P2. So now PE operating system won't allow P6 to save here. Why? Because this memory or this wastage of memory is within the block that is already used by a P2. So that means if the size of process is available in the memory but that size is available within the block and that is already used by some other process, then we cannot allocate that space to other process. So this is the problem of internal fragmentation. So in short, internal fragmentation means the wastage of memory within the partition. So here there is a wastage of memory but within the blocks or within the partition. Now come to second example, that is of external fragmentation. External fragmentation occurs in case of the variable or dynamic partitioning. In this case, according to the size of process, the memory is allocated from the RAM to these processes. So here, first process is of 100 kb. So out of 1000 kb, 100 kb will be given to the P1 process to accommodate. Now we have only 900 kb left. So second process is of 10 kb. So 10 kb is used by P2 process. That means now we have available memory of 890 kb. Next process is of 50 kb. So that means again 840 kb is left out of 1000 kb. Next process is of 80 kb P4. That means 760 kb is left only out of 1000 kb. Next P5 process is of 90 kb. Then again we have only how much memory is left? 670 kb. 670 kb is left. Now suppose one new process comes into the memory and the size of new process is 670 kb. So this 670 kb space is used by P6 process now. So this is known as the variable partitioning. According to the size of the process, the RAM can allocate the space to the process. Now students, how the external fragmentation occurs in this variable partitioning? Suppose now the process P1 is deleted, or now the work of P1 process is done. That means it is deleted from the memory.
second process P4, its work is over. That means again it is deleted from the memory. That means total 100 kb or 80 kb space is freed by these two processes, that is P1 and P4. Now 100 kb is available here while 80 kb is available here. Suppose now new process comes into the memory with name P7 and the size of P7 is 180 kb. So the total size is available in this RAM, 100 kb here and 80 kb here. But that size or that area or that block is not in the contiguous manner. 100 block is available here and 80 kb is available here. So these two blocks are at different locations. So that means we cannot add this process into the memory. But how we can divide this 180 kb into 100 kb and 80 kb? So that means all the processes are stored in the contiguous manner in a memory, but here the memory is in a non-contiguous manner. That means we cannot save this process into this memory. So that is the problem of the external fragmentation. So in short, external fragmentation means total space is available in the memory to accommodate a process, but it is not in the contiguous manner. So this problem is known as a external fragmentation. So in order to remove the external fragmentation, we have a concept that is known as a compaction. Compaction means to bind or to add or to append the different empty blocks into a single block. That means in this case 100 kb is free here and 80 kb is free here. So if we can apply, or if operating system can apply the compaction in this memory, then P2, P3, P5 and P6, these processes will push towards the upside and these empty blocks will push towards the downside. So total here P2, then P3, P5 and PC. Now these all processes that occupy the space comes towards the upward side and these available space comes towards the downward side. So total 180 kb space is available here now. So if new process comes with this size, then easily it will be accommodated by this area. So this is all about the fragmentation. So in short students, fixed partitioning is done by a user during the system configuration or while the user is installing the operating system in its computer. That means once the blocks are fixed, we cannot make any changes to those blocks. Second one is variable partitioning. Variable partitioning means the RAM is free, or we cannot divide a RAM into number of blocks. According to the size of the process, we can allocate the area of the RAM to that process to execute. Fixed partition can suffer from the internal fragmentation. That means there is a wastage of memory within the blocks or within the partition. Second one is external fragmentation. External fragmentation means total space is available to accommodate the process, but it is not in the contiguous manner. So that is the problem of external fragmentation. And how we can remove the external fragmentation? We can remove the external fragmentation with the help of compaction. And what is compaction? Compaction means the total free blocks are added together and they can be pushed towards the downward side. So at the end, all the empty blocks are summarized into one. So if the new process comes, then that can be easily accommodated here. So this is all about the partitioning and fragmentation. Students, this topic is very important according to board's point of view. The topic is various steps involved in the allocation of a partition in case of fixed partition memory management. That means कि हमें एक पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल क्रिएट करना है. उस पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल में हमें डिटेल देना है कि मेमोरी में कौन सा वाला पार्टीशन जो है वो अवेलेबल है टू अकोमोडेट द प्रोसेसेस और कौन सा वाला पार्टीशन जो है वो ऑलरेडी किसी प्रोसेस से ऑक्युपाइड है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो मेंटेन करके रखता है, क्योंकि उसको नए प्रोसेसेस जब उसको मेमोरी में लेके आने हैं तो वो इस टेबल को चेक करेगा जहां पे जो पार्टीशन फ्री है और उसका साइज चेक करेगा, और सफिशिएंट अगर स्पेस है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस नए प्रोसेस को वहां पे ऐड कर देगा. ओके.
सो उसके लिए देयर आर द वेरियस स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जब भी कोई यूजर एक नया प्रोग्राम जो है वो लिखता है तो वो सबसे पहले उसको सेकेंडरी मेमोरी में सेव करता है। सेकेंडरी मेमोरी से उसको एग्जीक्यूट होने के लिए प्राइमरी मेमोरी में लेके आना पड़ता है एंड दैट प्रोसेस इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले प्रोसेस मैनेजर क्या करेगा, प्रोसेस मैनेजर डिसाइड करेगा कि कौन से प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लेके आना है। ओके, अगर एक बार उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे PA प्रोसेस जो है वो सेकेंडरी से प्राइमरी मेमोरी में लेके आना है, देन वो इंफॉर्मेशन मैनेजर को मैसेज करेगा और वो इंफॉर्मेशन मैनेजर को बोलेगा कि वो उसको उस पर्टिकुलर प्रोसेस की, जिस प्रोसेस को सेकेंडरी से प्राइमरी में लेके आना है उसकी इंफॉर्मेशन दो। क्यों इंफॉर्मेशन मांगेगा, बिकॉज जिस प्रोसेस को हमें सेकेंडरी से प्राइमरी में लेके आना है उसका मुझे साइज भी चेक करना पड़ेगा कि उसका साइज कितना है। अगर मैं उसका साइज चेक नहीं करूंगी और उसको मैं डायरेक्टली लेके आऊंगी प्राइमरी मेमोरी में, बट प्राइमरी मेमोरी में उतना स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो दैट मीन्स की ट्रैप एरर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। सो उन एरर्स को अवॉइड करने के लिए प्रोसेस मैनेजर जो है वो इंफॉर्मेशन मैनेजर से उसके साइज का डिटेल मांगेगा। एक बार इंफॉर्मेशन मैनेजर ने उसका साइज प्रोवाइड कर दिया, देन नेक्स्ट वर्क इज ऑफ मेमोरी मैनेजर। अब मेमोरी मैनेजर के पास वो साइज आ गया। अब मेमोरी मैनेजर इस पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल में चेक करेगा कि जो प्रोसेस है और जो प्रोसेस का साइज है उसके अकॉर्डिंग कोई पार्टीशन अवेलेबल है मेमोरी में या नहीं। अगर पार्टीशन में अगर कोई पार्टीशन अवेलेबल है उस प्रोसेस को ऐड करने के लिए, तो मेमोरी मैनेजर प्रोसेस मैनेजर को बोलेगा और प्रोसेस मैनेजर अपने डिस्पैचर को बोलेगा और डिस्पैचर उसको सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लेके आएगा। बट अगर उतना स्पेस अवेलेबल नहीं है तो ये सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्स, और जहां पे जो प्रोसेस है वो वहीं पे रहेगा। जो सेकेंडरी मेमोरी में वो सेकेंडरी मेमोरी में रहेगा और जो प्राइमरी मेमोरी में है वो प्राइमरी मेमोरी में ही रहेगा। ओके, सो अब इस एग्जांपल में देखो, वी हैव 6 प्रोसेसेस विद नेम P0, P1, P2, P3, P4 and P5. These are the partition IDs and these are the 3 processes in these partitions. So P1 partition में we have process number A, in P3 partition we have process number 3 and in P5 partition we have process number C. तो 3 प्रोसेसेस हैं हमारे इस फिक्स्ड पार्टीशन मेमोरी में। अब इन प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल को अपडेट करेगा। So these are the partition IDs, 6 partition IDs, P0, 1, 2, 3, 4 and 5. And the starting address of first partition ID starts from 0. Means कि इसका starting address क्या है, इस partition का 0. And the total size is 100K. Means कि कोई नया प्रोसेस अगर आता है सेकेंडरी मेमोरी में एंड द साइज ऑफ दैट प्रोसेस इज 100K, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, सेकेंडरी मेमोरी से उस प्रोसेस को कहां पे लेके आएगा, प्राइमरी मेमोरी में, बिकॉज दिस मच स्पेस इज अवेलेबल इन द फिक्स्ड पार्टीशन मेमोरी। ओके, सेकेंड पार्टीशन इज P1. P1 partition starts from 100K and the limit of this P1 partition is 100, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200K. टोटल साइज इज 100K. नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट पार्टीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 200K एंड द टोटल साइज इज 200. मीन्स 200 से 400 किलोबाइट तक का स्पेस इज डेडिकेटेड टू P2 partition. Next is P3. P3 starts from 400 and the limit of this partition is 200 KB. That means 400 to 600 KB is occupied by P3 process. Next starts from 600 KB and the total limit of this partition is 300 KB. So that means 600 to 900 KB is occupied by P4. Next and last is 900 से स्टार्ट हुआ है एंड द टोटल लिमिट इज 500. तो दैट मीन्स 900 to 1400 स्पेस is available to P5 partition to accommodate its process. अब इस केस में देखो कि जहां जहां जो जो प्रोसेस जिस पार्टीशन में है वहां का स्टेटस क्या है, एलोकेटेड. तो P5 partition is filled with process number 5, so the status of this partition is allocated. P4 is free, so that means the status of this process or this partition is free. Next is process number B is in partition 3, so again it is allocated. Next is free. P2 partition is free. Okay, P1 partition is allocated and last one is P0, that partition is also free. So this is all about the steps that includes in the fixed partition memory management.
Paging is a memory management scheme in an operating system which is used to allocate a memory to a process in a non-contiguous or in a scattered manner. Students, earlier I told you memory management scheme is of two types. First is contiguous and second one is non-contiguous. So paging is a subpart of non-contiguous manner. Paging is used to remove the problem of fragmentation. Students, now see how paging will work. This is the hardware support structure of the paging. Suppose we have an example. We can take an example where the name of a program, or we can say a process, the name of the process is P and the size of this process is 100 KB. So in case of paging, this 100 KB program is divided by a CPU into number of fixed size blocks. So suppose this 100 KB size of program is divided by a CPU into 5 parts. So each part is of 20 KB. Students, you have to note here one thing. Each and every part of the program should be of equal size. So that means if the size of program is 100 KB, then we can divide that program into sub parts, and suppose if we are dividing this 100 KB into 5 parts, then each part will contain the 20 KB of program contents. So that means when the CPU is going to divide, and when CPU is dividing the program into subparts or fixed size blocks, those fixed size blocks are known as pages. Okay, so that means a program is divided into fixed size blocks in the secondary memory, and each fixed size block is known as the pages. Now second, operating system. What operating system can do? Now operating system can divide a main memory or a physical memory into equal size block, and those equal size blocks are known as a frames. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक प्रोग्राम है और एक हमारे पास फिजिकल मेमोरी है, जहाँ पे हमें प्रोग्राम को लेके आना है और फिजिकल मेमोरी का स्पेस जो है वो एलोकेट करना है हमें प्रोग्राम को. तो दैट मीन्स कि सीपीयू पहले क्या करेगा, जो प्रोग्राम हमको एग्जीक्यूट करना है उस प्रोग्राम को वो इक्वल साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड करेगा, एंड हर एक ब्लॉक को हम क्या बोलेंगे, पेजेस. सेकेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जो हमारी मेन मेमोरी और वी कैन से अ प्राइमरी मेमोरी है उसको भी इक्वल साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड करेगा, एंड वहां पे जो इक्वल साइज के ब्लॉक्स हैं उनको हम बोलेंगे फ्रेम्स. नेक्स्ट, पेजेस का साइज जो है दैट शुड बी इक्वल टू द साइज ऑफ फ्रेम्स. तो स्टूडेंट्स, सीपीयू ने जिस साइज से पेजेस और प्रोग्राम को डिवाइड किया, सेम साइज से ऑपरेटिंग सिस्टम भी फिजिकल मेमोरी को डिवाइड करेगा. सपोज यहाँ पे इस एग्जांपल में 100 KB का प्रोग्राम था एंड हर एक पेज जो है वो 20 KB का है. तो दैट मीन्स कि जब फिजिकल मेमोरी को डिवाइड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो भी 20 KB में उस फिजिकल मेमोरी को डिवाइड करेगा. अब देखो, सपोज कि हमारे पास ये फिजिकल मेमोरी है और इस पूरी फिजिकल मेमोरी में सिर्फ 200 KB का स्पेस ही अवेलेबल है. ओके, एंड बाकी जितना भी स्पेस है फिजिकल मेमोरी का दैट इज एक्वायर्ड बाय सम अदर प्रोसेस. तो अब ये 200 KB में से मुझे इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना मेमोरी चाहिए, 100 KB. तो दैट मीन्स कि आउट ऑफ 200 KB 100 KB जो है वो मेमोरी सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी फिक्स साइज के ब्लॉक्स में, और उन ब्लॉक्स को हम क्या बोलेंगे, फ्रेम्स में. फ्रेम्स, ठीक है. तो ये वाली मेमोरी भी कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 5 पार्ट्स में विद 20 KB साइज इन ईच फ्रेम. So that means the size of page should be equal to the size of frames in case of page. Next, student, another important thing about the pages is जो पेज का साइज है दैट शुड बी ऑलवेज इन द पावर ऑफ 2. तो जो भी हम पेज को डिवाइड करेंगे तो उसका साइज जो है वो हमेशा 2 की पावर में होना चाहिए. तो एट लीस्ट जो हार्डवेयर सपोर्ट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो पेजिंग है उसमें एटलीस्ट जो पेज का साइज है दैट शुड बी 512 बाइट्स, एंड मैक्सिमम साइज शुड बी 4998 बाइट्स. तो मिनिमम साइज जो है वो 512 बाइट्स होना ही होना चाहिए एक पेज का. दैट मीन्स इट इज इन द पावर ऑफ 2. ओके, अब स्टूडेंट्स एग्जांपल देखो. सपोज एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ. सपोज हमारे पास एक बुक है जिसमें हमारे पास 100 पेजेस हैं. तो 100 पेजेस का जो बुक है, सपोज उसमें मैंने 5 बुक मार्क्स यूज किए. 5 बुक मार्क्स यूज किए मैंने, तो हर एक 20th पेज के बाद मैंने एक बुक मार्क लगाया. तो दैट मीन्स अगर मुझे अभी कोई बोलता है कि 70 जो पेज है उस
70th जो पेज है या 70th पेज की सेकेंड लाइन को रीड करो। अगर मेरी बुक में नंबर ऑफ पेजेस नहीं लिखे हैं हेडर या फुटर में से, तो हम क्या करेंगे, पहले सारे के सारे 70 पेजेस को काउंट करेंगे एंड 70th पेज पे पहुंच के मैं सेकेंड लाइन को रीड करूंगी। तो दैट मीन्स वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। ओके, और हमारा एक भी पेज स्किप हुआ तो काउंटिंग गलत हो गया तो हम गलत इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेंगे और गलत लाइन को रीड कर लेंगे। सो यही कंसेप्ट है पेजिंग के पीछे कि हम एक प्रोग्राम को पेजेस में डिवाइड कर देते हैं और वो पेजेस की ही रेफरेंस से हमें पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर पेज की उस इंस्ट्रक्शन को अभी सीपीयू को एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो अब देखो ये प्रोग्राम है। अब सपोज ये प्रोग्राम है जो 100 KB का है, उसको हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अभी एग्जांपल देखो, सपोज हमने उसको डिवाइड कर दिया 5 पार्ट्स में। सो 5 पार्ट्स आर पेज नंबर 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3 एंड पेज 4। सो ईच पेज इज ऑफ 20 KB। अब ये जो पेजेस हमने डिवाइड किए हैं, अब वो कहीं ना कहीं तो फिजिकल मेमोरी में हमें स्टोर करने पड़ेंगे अगर मुझे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। तो वो फिजिकल मेमोरी में कौन से वाले फ्रेम में पड़े हैं वो मुझे कहाँ से पता चलेगा, पेज टेबल। तो पेज टेबल हमें क्या बताता है कि कौन से अवेलेबल और फ्री फ्रेम है इस प्रोग्राम को सेव करने के लिए, वो वाले फ्रेम्स हमें यहाँ पे शो होंगे। तो दैट मीन्स कि मेरा जो पेज नंबर 0 है वो कौन से वाले फ्रेम पे है, 4 नंबर फ्रेम। तो ये देखो, दिस इज द फिजिकल मेमोरी दैट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ फ्रेम्स। तो यहाँ पे जो 4th वाला फ्रेम है उस पे कौन सा वाला पेज स्टोर है, पेज नंबर 0। तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगी, पेज टेबल से। Next is page number 1. So page number 1 is stored in frame number 2. तो frame number 2 में कौन सा पेज है, पेज नंबर 1। Next is page number 2. पेज नंबर is stored at location और at frame 3। तो that means 3rd फ्रेम पे कौन सा वाला पेज स्टोर है, पेज नंबर 2। Next is page 3. पेज 3 stored in फ्रेम नंबर 6। तो दैट मीन्स फ्रेम नंबर 6 पे कौन सा पेज है, पेज नंबर 3। एंड लास्ट इज पेज नंबर 4। सपोज अभी पेज नंबर 4 जो है वो फर्स्ट लोकेशन पे स्टोर है, तो फर्स्ट लोकेशन पे कौन सा वाला पेज आ जाएगा, पेज नंबर 4। सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेजिंग। अब देखो इसका हार्डवेयर स्ट्रक्चर क्या है। अब ये सीपीयू है। सीपीयू ने सबसे पहले जैसे ही सेकेंडरी मेमोरी में कोई प्रोग्राम आया, उस प्रोग्राम को सीपीयू ने फिक्स साइज के पेजेस में डिवाइड कर दिया। फिक्स साइज के पेजेस में डिवाइड करने के बाद उसने क्या किया, उसके लिए एक पेज नंबर जनरेट किया और पेज नंबर जनरेट करने के साथ उसके लिए एक ऑफसेट सेट कर दिया। तो पेज नंबर क्या होगा, एग्जाम्पल जैसे ये था पेज 0, 1, 2, 3, 4। तो दीज आर द नंबर्स ऑफ पेजेस। तो मीन्स कि इससे हमें पता चल जाएगा कि इस पेज के इस वाली लाइन और इस इंस्ट्रक्शन को हमें एग्जीक्यूट करना है। ओके, एंड ऑफसेट क्या है, ऑफसेट इज ऑलवेज विद इन द पेज नंबर। मीन्स जैसे एग्जाम्पल था कि मेरे को 70th पेज की सेकेंड लाइन को रीड करना है, तो दैट मीन्स कि जो 70 है तो वो तो पेज नंबर है और जो सेकेंड है वो क्या है हमारा, उसका ऑफसेट। जैसे इसमें था कि अगर ये वाला पेज जो है वो 20 KB का है, तो दैट मीन्स कि मुझे 11th KB पे जो कंटेंट सेव है उनको एग्जीक्यूट करना है। तो 11th KB क्या है वो कौन बताएगा हमें, ऑफसेट बताएगा। और P क्या बताएगा हमें, पेज नंबर 0। और D हमें क्या बताएगा, 11th KB पे जो इंस्ट्रक्शन सेव है हमें वो एग्जीक्यूट करनी है। सो दैट मीन्स ऑफसेट इज द कंटेंट्स विद इन द पेज। तो सीपीयू ने पेज नंबर और ऑफसेट में डिवाइड कर दिया हर पूरे प्रोग्राम को। उसके बाद सीपीयू यहाँ पे पेज टेबल में चेक करेगा कि जो उसने पेज जनरेट किया है वो फिजिकल मेमोरी में कौन से फ्रेम में है। तो वो उसको पेज टेबल से पता चल गया जो मैंने यहाँ पे इस एग्जांपल में बताया। उसके बाद वो वाला फ्रेम जो है वो फ्रेम नंबर यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे अपडेट होने के बाद यहाँ पे जो ऑफसेट था वो ऑफसेट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे ऑफसेट आने के बाद वो वहां पे मुझे बता देगा कि फिजिकल मेमोरी में कौन सी लोकेशन पे वो इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है। अब इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखो, सपोज कि मुझे पेज नंबर 0 है और पेज नंबर 0 की मुझे 10th लाइन को रीड करना है। ओके, तो पेज नंबर 0 का रेफरेंस जो है वो सीपीयू देगा और सीपीयू यहाँ पे पेज टेबल में चेक करेगा कि पेज नंबर 0 कहाँ है एंड पेज नंबर 0 इज अवेलेबल इन फ्रेम नंबर 4। तो यहाँ पे वो फ्रेम नंबर 4 के पास जाएगा। तो फ्रेम नंबर 4 यहाँ पे कहाँ है, 1, 2, 3 एंड 4। फ्रेम नंबर 4 यहाँ पे है और डी में हमारी कौन सी वैल्यू थी,
हमें कौन से बिट को रीड करना है, 10th को। तो यहाँ पे डी की वैल्यू यहाँ पे भी 10 चली जाएगी, तो यहाँ पे वो फ्रेम नंबर 4 के पास आएगा और फ्रेम नंबर 4 में वो काउंट करेगा कि 10th वाला इंस्ट्रक्शन कहाँ पे है, और जहां पे भी 10th वाला इंस्ट्रक्शन होगा वहां पे सीपीयू आएगा और उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पेजिंग। तो दैट मीन्स कि पेजेस आर डायरेक्टली फिट इनटू द एम्प्टी फ्रेम्स। ओके, अब है नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ पेजिंग। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पेजिंग? स्टूडेंट्स, पहला एडवांटेज पेजिंग का क्या होगा, इट रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ फ्रेगमेंटेशन। क्यों? क्योंकि फ्रेगमेंटेशन हमारे पास कब आता था, जब हमारे पास स्पेस अवेलेबल है बट कंटिजियस लोकेशन में नहीं है। बट पेजिंग ने तो क्या किया कि कोई भी पेज कहीं पे भी अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल फ्रेम्स उसने कहीं भी उस पेज को ऐड कर दिया। तो दैट मीन्स कि पेजिंग के केस में देयर इज नो फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड क्या आता है इसका एडवांटेज? सेकेंड एडवांटेज इज कि पेजिंग के केस में मेमोरी मैनेजमेंट इज फास्टर एज कंपेयर टू द फिक्स्ड एंड वेरिएबल पार्टीशनिंग। सो फर्स्ट एडवांटेज इज नो प्रॉब्लम ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज इट इज अ फास्ट प्रोसेस। थर्ड वन इज अगर यहाँ पे हमारे पास फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम ही नहीं आया तो दैट मीन्स कि कॉम्पैक्शन का जरूरत भी नहीं है, तो नो कॉम्पैक्शन ओवरहेड इज देयर इन केस ऑफ पेजिंग। ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पेजिंग। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ पेजिंग। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पेजिंग? पेजिंग का पहला डिसएडवांटेज क्या है कि ये कॉस्टली है एज कंपेयर टू द कंटिजियस एलोकेशन। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास हार्डवेयर सपोर्ट सिस्टम चाहिए और हार्डवेयर के लिए हमें लॉजिक गेट्स चाहिए। ओके, सेकंड क्या है, कॉस्टली है। देन सेकंड क्या आएगा कि इसमें जो मेमोरी का ओवरहेड है दैट इज मोर। वाई द मेमोरी ओवरहेड इज मोर? बिकॉज वी हैव टू सेव द पेज टेबल इनटू द मेमोरी। वो तो एक्स्ट्रा ओवरहेड ही है, पेज टेबल तो एक्स्ट्रा ही है इस केस में। दैट मीन्स कि पेज टेबल को भी स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए, तो मेमोरी कंजम्पशन ज्यादा है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पेजिंग। Now this numerical is related to paging. If memory size is 2 MB while the size of page is 2 KB, then how many higher order bits are required to represent the page number on the address bus? How we can solve this numerical? See, in case of paging, the memory is divided into fixed size blocks, and those blocks or the size of the memory blocks depends upon the size of the page. Okay, जितने साइज का पेज है उतने ही साइज में हमें मेमोरी के पार्ट्स, मेमोरी को भी पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। ओके, सो इन दिस केस अगर मेमोरी का साइज जो है वो 2 MB है एंड पेज का साइज जो है वो 2 KB है, तो हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी मेमोरी को इस पेज के साथ डिवाइड करेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने सब पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। ओके, तो फर्स्टली मुझे इसको इसके साथ डिवाइड करने के लिए एमबी को पहले केबी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1024। So 2 into 1024. Now we can divide this number by 2. So in short 2 into 1024 divided by 2. So यहाँ पे 2 से 2 कट हुआ, then remaining result is 1024. अब 1024 वैल्यू आ गया। अब हमें एड्रेस बस में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी हायर ऑर्डर बिट्स चाहिए, उसके लिए वी हैव अ फॉर्मूला दैट इज 2 raised to power n. So 2 raised to power n is equal to 1024. So n का यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 9. That means 2 raised to power 9 is equivalent to 1024. So 9 higher order bits are required to represent the page number on the address bus. Okay. Segmentation in memory management. So again segmentation is a non-contiguous memory management scheme. Students, in paging I told you a CPU can divide a program into fixed size blocks that is known as a pages. But in case of segmentation, a user or a CPU can divide a program according to the logic behind a program. ओके, तो दैट मीन्स कि सेगमेंटेशन के केस में क्या है कि हम एक प्रोग्राम को लॉजिक क्या है प्रोग्राम का उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, ना कि हम फिक्स साइज ब्लॉक्स में उसको डिवाइड करते हैं। सपोज वी हैव अ प्रोग्राम ऑफ C++। C++ का कोई प्रोग्राम है टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर।
यूजिंग फंक्शंस। तो अगर मुझे ऐसा कोई प्रोग्राम है तो यूजर क्या करेगा, एक ऐसा सेगमेंट बनाएगा जिसमें वो जितने भी नंबर्स यूज हुए हैं और वेरिएबल्स यूज हुए हैं उनको ऐड कर देगा। सेकंड, वो एक सेगमेंट बनाएगा जिसमें जितने भी उसने फंक्शंस यूज किए हैं उनको ऐड कर देगा, सपोज फंक्शन कॉल, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डेफिनेशन। थर्ड सेगमेंट बनाएगा, उसमें वो जो मेन प्रोग्राम है उसको ऐड कर देगा। एक और सेगमेंट बनाएगा, उसमें वो जितनी भी हेडर फाइल्स हैं उनको ऐड कर देगा। तो दैट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम, यूजर कैन डिवाइड अ प्रोग्राम इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स। सो इन सेगमेंटेशन द साइज ऑफ सेगमेंट इज नॉट फिक्स। अगर हमारे प्रोग्राम में लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स यूज हुए सपोज, तो साइज अगर मेरे लोकल वेरिएबल्स ज्यादा है किसी प्रोग्राम में तो उसका साइज ज्यादा होगा, एंड ग्लोबल वेरिएबल्स अगर कम है और उनको कम वैल्यूज इनिशियलाइज किए हैं तो दैट मीन्स उसका साइज कम होगा। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोग्राम की प्रोग्राम में किस टाइप के वेरिएबल्स यूज हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही सेगमेंट्स का साइज होगा। अगर प्रोग्राम में ज्यादा फंक्शंस यूज हुए हैं तो फंक्शन वाला सेगमेंट जो है वो बड़ा होगा और मेन प्रोग्राम छोटा होगा। बट अगर प्रोग्राम में कोई फंक्शंस ही यूज नहीं हुए हैं तो और वो सेगमेंट बनाया है तो दैट मीन्स उस सेगमेंट का साइज 0 होगा। तो वो डिपेंड करता है प्रोग्राम के लॉजिक पे। तो अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, program is divided into number of segments and each segment is of variable size, while in case of paging each page is of fixed size। अब देखो सपोज कि ये प्रोग्राम था जिसको मैंने 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया। वन सेगमेंट जिसका नाम है सेगमेंट 0, इसमें हमारे लोकल वेरिएबल्स हैं, सेगमेंट 1 में ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, सेगमेंट 2 में मेन प्रोग्राम है, सेगमेंट 3 में स्टैक है एंड सेगमेंट 4 में फंक्शंस हैं। अब स्टूडेंट्स ये सारी सेगमेंट्स कहीं ना कहीं तो फिजिकल मेमोरी में हमें सेव करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो उसके लिए हर एक सेगमेंट के लिए सेगमेंटेशन के केस में 2 चीजें हैं। फर्स्ट वन इज लिमिट एंड सेकंड वन इज बेस। सो बेस इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सेगमेंट व्हाइल लिमिट इज द टोटल साइज ऑफ द सेगमेंट। तो अब देखो कि पहला सेगमेंट कौन सा है, सेगमेंट 0। तो उस सेगमेंट का नाम क्या है, सेगमेंट 0। उसमें लोकल वेरिएबल्स का जो स्टार्टिंग लोकेशन है और जो बेस एड्रेस है वो क्या है, 1400। मीन्स कि ये वाला जो सेगमेंट है वो मेमोरी लोकेशन यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, वो +1000 करके 2400 तक। मीन्स कि 1400 से लेके 2400 KB तक का स्पेस जो है दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द लोकल वेरिएबल्स। ओके, सो देखो अभी ये है फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी में हम पहले चेक करेंगे कि हमारा जो सेगमेंट नंबर 0 है वो कहाँ से स्टार्ट है, 1400 से, और वो कहाँ तक उसका लिमिट है, 1000 तक। मीन्स कि 1400 to 2400 KB इज ऑक्युपाइड बाय सेगमेंट नंबर 0। नेक्स्ट सेगमेंट हमारे पास आता है सेगमेंट नंबर 1। सेगमेंट नंबर 1 स्टार्ट फ्रॉम 6300। तो हम जाके फिजिकल मेमोरी में 6300 लोकेशन पे जाएंगे एंड वहां से +400 करके, मतलब 6300 to 6700 सेगमेंट नंबर 1 इज सेव। तो दैट मीन सेगमेंट 1 कहाँ पे सेव है, 6300 से लेके 6700 तक। नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट फ्रॉम 4300। तो सेगमेंट नंबर 2 कहाँ से स्टार्ट है, 4300 से, एंड द लिमिट इज 400। दैट मीन्स 4300 to 4700। नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट फ्रॉम 3200, दैट इज 3200 इज हियर। Segment 3 is saved at this location and the total limit of this segment is 1100. तो 3200 से लेके 4300 KB is occupied by the segment number 3, while segment number 4 starts from 4700 and the total limit of this segment is 1000, means 47 to 5700 KB space is occupied by a segment number 4। तो इस तरह से हम फिजिकल मेमोरी में सेगमेंट्स को सेव करते हैं। तो इस केस में आपको क्या समझ में आया कि जो फिजिकल मेमोरी है उसको हम फिक्स साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड नहीं कर रहे, एज वेल एज हम प्रोग्राम को भी फिक्स साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड नहीं कर रहे जैसे हम पेजेस के केसेस में करते थे। ओके, अब देखो दिस इज द हार्डवेयर स्ट्रक्चर ऑफ द सेगमेंटेशन। सबसे पहले सीपीयू क्या करता है, जब भी कोई प्रोग्राम मेमोरी में लोड हुआ सेकेंडरी मेमोरी में, तो सबसे पहले सीपीयू क्या करेगा कि उस प्रोग्राम को प्राइमरी मेमोरी में लेके आने के लिए उस प्रोग्राम को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इस केस में सेगमेंटेशन के केस में वो प्रोग्राम को नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा। ओके, तो सपोज उसने ये सब सेगमेंट्स में उसको डिवाइड किया। अब S और D क्या है, S इज द सेगमेंट नंबर। तो सेगमेंट नंबर इज सेगमेंट 0, 1, 2, 3, 4। तो दीज आर द नंबर्स ऑफ द सेगमेंट
एंड ऑफसेट मीन्स द नंबर और द इंस्ट्रक्शन विद इन द सेगमेंट, जो मैंने आपको पेजिंग के केस में बताया था. सो ऑफसेट इज ऑलवेज विद इन द सेगमेंट. अगर ऑफसेट सेगमेंट के बाहर होगा तो दैट मीन्स कि जिस इंस्ट्रक्शन को सीपीयू ने रिक्वेस्ट किया है वो तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट को बिलोंग ही नहीं करता, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रैप एरर मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट अब सेगमेंट नंबर जो है और हर एक सेगमेंट का क्या है, हमारे पास लिमिट और बेस, जो ये टेबल में बताया है. सो दिस इज द सेगमेंट टेबल. ओके, एंड दिस इज द ऑफसेट. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कि हमारा जो ऑफसेट है दैट शुड बी ऑलवेज लेस देन द लिमिट. अगर हमारा ऑफसेट जो है वो लिमिट से बड़ा होगा दैट मीन्स कि वो ऑफसेट जो है वो किसी और सेगमेंट का है, तो सीपीयू जो है वो ट्रैप एरर भेजेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को. ओके, फॉर एग्जांपल सपोज कि हमारा सेगमेंट नंबर 0 है, तो सीपीयू ने रिक्वेस्ट किया सेगमेंट 0 को एग्जीक्यूट करने के लिए. ओके, तो सेगमेंट 0 का पहला जो बेस एड्रेस है वो क्या है 1400, तो वो 1400 बेस एड्रेस है. लिमिट क्या है 1000, तो लिमिट इसका क्या है 1000. ओके, एंड द ऑफसेट, सपोज कि जो ऑफसेट है वो मैंने सेट कर दिया 1100 कि मुझे 1100th लाइन जो है वो सेगमेंट नंबर 0 की एग्जीक्यूट करनी है. तो अगर अब यहाँ पे वो चेक करेगा कि ऑफसेट जो है वो लिमिट से कम है या नहीं, बट इस केस में ऑफसेट जो है वो दैट इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द लिमिट. तो यहाँ पे क्या मैसेज आ जाएगा ट्रैप एरर. क्यों? क्योंकि अगर मैं बेस एड्रेस के साथ ऑफसेट को ऐड करूंगी तो वो क्या बताएगा 1400 प्लस 1100 इज 2500, बट सेगमेंट 0 का लिमिट इज बिटवीन 1400 एंड 2400. तो दैट मीन्स कि सीपीयू जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रैप भेज देगा कि जिस इंस्ट्रक्शन को उसने रिक्वेस्ट किया था दैट इज नॉट विद इन दैट सेगमेंट. ओके, तो ऑफसेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लिमिट, सॉरी ऑफसेट इज ऑलवेज लेस देन द लिमिट. अब देखो इस एग्जांपल में ही सेम में अगर मैं ऑफसेट सेट करती हूँ 900 मीन्स कि मुझे सेगमेंट नंबर 0 के 900th इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है. तो अब हम क्या करेंगे, बेस एड्रेस के साथ ऑफसेट को ऐड करेंगे. तो बेस एड्रेस के साथ अगर ऑफसेट को ऐड किया तो अब ऑफसेट और बेस एड्रेस को ऐड करके क्या आएगा 2300. तो 2300 अगर यहाँ पे सीपीयू चेक करेगा तो 2300 इज इन बिटवीन सेगमेंट नंबर 0 ही, तो वो वहां पे जाके उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करेगा. तो दैट मीन्स ऑफसेट इज ऑल शुड बी लेस देन द साइज ऑफ अ लिमिट. और अगर ऑफसेट का साइज जो है वो लिमिट से कम है तो वो ऑफसेट जो है वो बेस एड्रेस के साथ ऐड होगा, और ऐड होने के बाद यहाँ पे वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको रीड करेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेगमेंटेशन. Okay, now what are the advantages of segmentation? Again, segmentation is used to remove the problem of fragmentation. यहाँ पे भी नॉन कंटिजियस मैनर है, तो दैट मीन्स कि सेगमेंटेशन में भी हम इसकी इंस्ट्रक्शन इसको रिमूव करते हैं. सो नो फ्रेगमेंटेशन इन केस ऑफ सेगमेंटेशन. सेकेंड एडवांटेज ऑफ सेगमेंटेशन इज कि इसमें हम प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द यूजर व्यू. So that is the advantage in case of segmentation. So what is the disadvantages of segmentation? Segmentation is slower than paging. जो segmentation का process है that is slower than paging का concept. Second is size of segmentation table is greater than the size of page table. That's why it is slower than the paging. So this is the these are the disadvantages of segmentation. Difference between paging and segmentation now. Students, first difference is paging is done by the operating system. Means operating system is responsible or CPU is responsible to divide a program into number of parts. While in case of segmentation is done according to the user's point of view. Okay, second difference is it do not provide user's view of memory. Means paging is purely done by a operating system. There is no involvement of user. While in case of segmentation, there is a involvement of user. Third one is paging is faster because the size of page table is less than the size of segmentation. While segmentation is slower than paging because here the size of segment table is heavier than the size of page table. Next difference is program is divided into fixed size blocks called pages. In case of paging, a program is divided into a fixed size of blocks that are known as a pages. That is done by the operating system. And in case of segmentation, a program is divided according to their logic. So
each segment is of variable size. Next difference is paging is not visible to the user, means there is no involvement of users in case of paging, but segmentation is visible to the user because user can divide a program according to the logic into different segments. Next is, in order to calculate the address of the pages, CPU needs page number as well as the offset, but while in case of segmentation, to calculate the address of segmentation, segment number and offset of the segment is required. Next one is, in case of paging is physical in nature, means that is done by the CPU, while segmentation is logical in nature, means the program is divided according to the logic, so that means we can say it is logical in nature. Students, this also comes for MCQ. The question comes, paging is dash in nature, so that means there are different options. First is physical, second is logical, third is none of these, or fourth one is both. So in case of paging you have to write physical, and in case of segmentation you have to write logical. So these are the differences between paging and segmentation. Virtual memory. Virtual memory is a concept of memory management in operating system. Virtual memory क्या है? Virtual memory means to hire some space from the secondary memory in order to accommodate the huge size of processes. Nowadays the size of our program is huge, so that means, and the primary memory is limited in size, so primary memory is not able, or it is unable to accommodate those huge size of processes. So in order to execute the processes, we have to, our operating system has to hire some memory from the secondary devices, so that memory is known as a virtual memory. See students, हमारे पास दो टाइप की मेमोरी है. फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी. Primary memory is smaller as compared to secondary memory, but the execution of our program is always in the primary memory because CPU can directly interact with the primary memory only, but the size of primary memory is limited. But आजकल के टाइम में जो हमारे programs और processes हैं that are bigger in size, so वो इतने बड़े programs हैं कि ये ये जो प्राइमरी मेमोरी है दैट इज नॉट सफिशिएंट टू एकोमोडेट और टू एडजस्ट दीज ह्यूज साइज ऑफ प्रोसेसेस. सो अगर ये मेमोरी लिमिटेड है तो अब हम क्या करेंगे? वी हैव ऑप्शन टू हायर सम ऑफ द मेमोरी स्पेस फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो इसका लिमिटेड साइज है वो तो है ही, और कुछ स्पेस जो है वो सेकेंडरी मेमोरी का हायर कर लेता है, और उस स्पेस में भी वो क्या डालेगा? प्रोसेसेस जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करना चाहता है. सो दैट मीन्स दिस इज नोन एज अ वर्चुअल मेमोरी. द स्पेस विद इन द सेकेंडरी मेमोरी दैट इज यूज टू execute a process is known as a virtual memory. So this is the concept of virtual memory. अब students, virtual memory के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, how you can change और how you can see how much virtual memory your system use. मीन्स कि कितना तुम्हारा सिस्टम जो है वो वर्चुअल मेमोरी यूज कर रहा है. आजकल के हर एक कंप्यूटर सिस्टम में देयर इज अ वर्चुअल मेमोरी. वर्चुअल मेमोरी स्टार्ट फ्रॉम विंडोज 98. सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था जिसने वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट यूज किया था दैट इज नोन एज अ विंडोज 98. सो अगर हमें वर्चुअल मेमोरी कितना हमारा कोई सिस्टम यूज करता है वो चेक करना है, देन वी हैव टू चेक इट फ्रॉम द कंट्रोल पैनल. वो मैंने दूसरी वीडियो में कंप्यूटर और लैपटॉप में ही बताया है कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू हैव टू follow if you want to check the space of the virtual memory, or if you want to change the space of the virtual memory manually, so that you can see in that video. नाउ स्टूडेंट्स, वर्चुअल मेमोरी का आर्किटेक्चर मीन्स कि वर्चुअल मेमोरी काम कैसे करता है. सपोज कि हमारा कोई प्रोग्राम है, वो हमने लोड किया मेमोरी में, ठीक है. प्रोग्राम को लोड करने के बाद मेमोरी में पहले वो क्या करेगा? पेज टेबल. पेज टेबल क्या है जो मैंने तुम्हें पेजिंग में बताया था? पेज टेबल वो टेबल है जिसमें हमें पता चलता है कि फिजिकल मेमोरी में कौन से फ्रेम में जाके वो पेज जो है वो स्टोर है. तो दैट मीन्स सबसे पहले जब हम प्रोग्राम को लोड करेंगे तो सबसे पहले वो कहाँ चेक करेगा अपने पेजेस को? फिजिकल मेमोरी में और प्राइमरी मेमोरी में. तो पहले वो लोड होने के बाद पेज टेबल में चेक करेगा कि वो पेज अवेलेबल है उसका पेज टेबल में या नहीं. अगर वो पेज टेबल में पेज नहीं है, सपोज कि इस प्रोग्राम में पेज नंबर 5 को रिक्वेस्ट किया बट दिस पेज इज नॉट अवेलेबल इन दिस पेज टेबल,
तो अब यहां से पेज टेबल से क्या जाएगा, एरर या ट्रैप जाएगा किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। क्यों, क्योंकि जिस पेज का रिक्वेस्ट इस प्रोग्राम ने किया था दैट पेज इज नॉट अवेलेबल इन द पेज टेबल। सो यहाँ पे क्या जाएगा, ट्रैप और वी कैन से एरर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एरर आ गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ गया कि जिस पेज का इसने रिक्वेस्ट किया है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द प्राइमरी मेमोरी, और पेज तो हमेशा प्राइमरी मेमोरी में होना चाहिए, वाई, बिकॉज सीपीयू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द प्राइमरी मेमोरी ओनली। सो अब क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस पेज को कहां पे चेक करेगा, सेकेंडरी मेमोरी में, वेदर इट इज प्रेजेंट इन द सेकेंडरी मेमोरी और नॉट। और सेकेंडरी मेमोरी में भी कौन से एरिया में चेक करेगा, जो हमने एज अ वर्चुअल मेमोरी हायर किया है। सो दैट मीन्स कि दिस स्पेस इज ट्रीटेड एज अ वर्चुअल मेमोरी। सो ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ इसी एरिया में चेक करेगा कि वेदर दैट पेज इज अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर एरिया और नॉट। सो ये क्या करेगा, चेक ऑन द बैकिंग स्टोर। बैकिंग स्टोर इज ऑल्सो नोन एज अ सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में वो चेक करेगा कि वेदर दैट पेज इज अवेलेबल और नॉट। और ऑब्वियसली एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम के 10 पेजेस हैं, तो अगर 5 यहाँ पे तो 5 यहाँ पे होंगे ही होंगे, वो कहीं बाहर थोड़ी होंगे। अगर प्रोग्राम यूजर ने लिखा है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में तो सेव होगा ही। तो दैट मीन्स कि P5 पेज कहाँ पे है, P5 पेज इज प्रेजेंट इन द सेकेंडरी मेमोरी। तो बैकिंग स्टोर से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इस पेज को कहाँ पे लेके आएगा, यहाँ पे। और ये क्या है, फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी मतलब यहाँ पे फिजिकल मेमोरी में क्या है कि जो भी फ्री फ्रेम है, जो भी फ्री स्पेस अवेलेबल है, वो P5 पेज कहाँ पे आ जाएगा, इस फ्री फ्रेम के पास आ जाएगा। सपोज कि फ्रेम नंबर 5 है और फ्रेम नंबर 5 पे हमने पेज नंबर डाल दिया P5। अब यहाँ पे अगर ऑलरेडी सब फिल्ड है तो दैट मीन्स कि सेकेंडरी मेमोरी से पेज तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। इफ द स्पेस इज अवेलेबल इन द प्राइमरी मेमोरी तो यहाँ से पेज कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। नाउ P5 पेज जो है वो प्राइमरी मेमोरी में आ गया। तो अब प्राइमरी मेमोरी में आ गया, बट हमें पेज टेबल को भी तो अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि पेज टेबल जो है डायरेक्टली कनेक्टेड विद द प्राइमरी मेमोरी। दैट मीन्स कि जो भी प्राइमरी मेमोरी में करंटली पेजेस है सिर्फ उसका ही स्टेटस पेज टेबल के पास है। बट पहले तो प्राइमरी मेमोरी में P5 नहीं था, तो दैट मीन्स कि पेज टेबल के स्टेटस में P5 अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स अब अगर सेकेंडरी मेमोरी से P5 यहाँ पे आ गया है, देन वी हैव टू अपडेट दैट पेज इनटू दिस पेज टेबल ऑल्सो। सो यहाँ पे मैंने उसको अपडेट कर दिया पेज टेबल में। दैट मीन्स कि कौन से फ्रेम में मेरा ये पेज अवेलेबल है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। और वो पेज क्या होगा, अभी यहाँ से इसको क्या बताएगा कि पेज जो है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, पुश द पेज इनटू द पेज टेबल और अपडेट द पेज टेबल। और अपडेट करने के बाद नाउ अब पेज टेबल में वो पेज आ गया, तो दैट मीन्स वो पेज अब यहाँ पे आ गया, तो अब प्रोग्राम जो है वो इजीली एग्जीक्यूट हो सकता है। तो पेज टेबल से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इसको इंस्ट्रक्शन देगा टू रीस्टार्ट द प्रोग्राम। So this is how virtual memory works. So in short, I will tell you again. Suppose ये एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में 10 पेजेस है, मीन्स दिस प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 10 पेजेस एंड आउट ऑफ 10 पेजेस 5 पेजेस आर अवेलेबल इन द प्राइमरी मेमोरी बिकॉज प्राइमरी मेमोरी स्मॉलर इन साइज, सो दिस मेमोरी कैन अकोमोडेट ओनली 5 पेजेस। सो अदर 5 पेजेस आर प्रेजेंट इन द सेकेंडरी मेमोरी। अब स्टूडेंट सपोज कि इस प्रोग्राम को 6th वाला पेज चाहिए, बट दैट पेज इज नॉट इन द प्राइमरी मेमोरी। तो अगर वो प्राइमरी मेमोरी में नहीं है तो उसका डिटेल्स इस पेज टेबल पे भी नहीं रहेगा। तो दैट मीन्स कि ये पेज टेबल ट्रैप या एरर भेजेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को अबाउट दिस पेज। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस पेज को सेकेंडरी मेमोरी में चेक करेगा। अब वो पेज सेकेंडरी मेमोरी में है, तो अब वो सेकेंडरी मेमोरी से पेज कहाँ पे आ जाएगा, इस प्राइमरी मेमोरी में। और वो पेज यहाँ पे आएगा तब आएगा जब कोई प्रीवियस और जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट वाला पेज है वो उसका काम हो चुका है, तो हम उस पेज को स्वैप आउट करके सेकेंडरी मेमोरी में डाल देंगे और उसकी जगह जो स्पेस अवेलेबल है वहां पे हम इस नए प्रोसेस को डाल देंगे। अब वो प्रोसेस प्राइमरी मेमोरी में आ गया, सो नाउ वी हैव टू अपडेट द पेज टेबल अकॉर्डिंग टू दिस प्राइमरी मेमोरी। सो पेज टेबल को अपडेट किया और पेज टेबल को अपडेट करने के बाद वो वापस से इंस्ट्रक्शंस देगा प्रोग्राम को टू रीस्टार्ट द प्रोग्राम। सो प्रोग्राम अपना नॉर्मल एग्जीक्यूशन वापस से स्टार्ट करेगा। बट ये प्रोसेस इतना फास्ट है कि हम जैसे यूजर्स को समझ ही नहीं आता, विद इन वेरी मिली सेकेंड और नैनो सेकेंड इट कैन परफॉर्म द ऑपरेशंस। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ वर्चुअल मेमोरी। नाउ स्टूडेंट्स, वर्चुअल मेमोरी में देर आर 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मोस्टली एग्जाम्स में भी आती हैं, दैट आई विल डिस्कस विद यू वन बाय वन।
एंड दिस डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना सब लोग अपनी नोटबुक्स पे. So, first term that is related to virtual memory is working set. तो वर्किंग सेट का मतलब क्या है कि एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम के सपोज देर आर 10 पेजेस, तो आउट ऑफ 10 पेजेस कितने पेजेस ऐसे हैं जो एक्टिव हैं एक मोमेंट पे, दैट मीन्स एट अ पर्टिकुलर टाइम कितने पेजेस जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए हमें चाहिए, दैट इज नोन एज द वर्किंग सेट. सपोज देयर आर 10 पेजेस ऑफ दिस प्रोग्राम, बट एक टाइम पे 5 पेजेस जो है वो यूजलेस है और वो हमें एट द एंड चाहिए, अभी नहीं चाहिए, बस हम सिर्फ 5 पेजेस की हेल्प से ही अभी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, तो दैट मीन्स फॉर दिस प्रोग्राम द वर्किंग सेट इज 5. ओके, नेक्स्ट वन इज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस. These definitions are very very important. Locality of reference. So what is locality of reference? Locality of reference का मतलब क्या है कि अगर सपोज हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक टाइप के प्रोग्राम्स आते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रिडिक्ट कर लेगा कि अगर नेक्स्ट टाइम भी उसी टाइप का अगर कोई प्रोग्राम आता है तो उसको कौन कौन से पेजेस जो है वो ज्यादा चाहिए. सपोज मेरे पास दो प्रोग्राम्स है P1 एंड P2, ये भी एक C++ का प्रोग्राम है, ये भी C++ का प्रोग्राम है. ओके, ये प्रोग्राम है यूजिंग फंक्शंस और ये भी प्रोग्राम है यूजिंग फंक्शंस. ये है विद रिटर्न स्टेटमेंट एंड दिस इज विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट. तो दैट मीन्स कि ये दोनों प्रोग्राम जो है वो ऑलमोस्ट सारे सेम है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोग्राम वो प्रिडिक्ट करता है कि इस टाइप के पर्टिकुलर प्रोग्राम को कौन से पेजेस जो है वो ज्यादा चाहिए और कौन से ऐसे पेजेस हैं जिसमें जो कंटेंट्स और जो कोड लिखा है दैट इज यूजलेस, उसको एग्जीक्यूट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा. ओके, जैसे सपोज हमने कमेंट्स लिखा है, तो कमेंट्स अगर जिस पेज में कमेंट्स सेव्ड होंगे तो कमेंट्स तो वैसे भी एग्जीक्यूट नहीं होते, तो दैट मीन्स कि अगर उस पेज को हम यूज नहीं भी करें तो भी चलेगा. तो दैट इज नोन एज द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस. लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस मीन्स द प्रिडिक्शन or to predict how many pages are used by a program frequently. So that is known as the लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस. तो उससे क्या होगा प्रिडिक्शन से कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ उन्हीं पेजेस को प्राइमरी मेमोरी में रखेगा जो पेजेस जो है वो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए ज्यादा यूज होते हैं, और उन पेजेस को वो सेकेंडरी मेमोरी में रखेगा जो रेयरली यूज होते हैं या उस प्रोग्राम के लिए वो यूज नहीं भी हो सकते. सो दैट मीन्स दैट इज नोन एज द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस. थर्ड वन इज डिमांड पेजिंग. डिमांड पेजिंग मीन्स कि सिर्फ पेज को हम प्राइमरी मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी से तभी लेके आएंगे जब उस पेज की डिमांड होगी. अगेन सेम एग्जांपल, वी हैव सपोज 10 पेजेस एंड आउट ऑफ 10 पेजेस 5 अगर पेजेस जो है वो मेरे प्राइमरी मेमोरी में है एंड 5 पेजेस आर इन द सेकेंडरी मेमोरी. ओके, अब सपोज मुझे P6 पेज की जरूरत है बट दैट P6 पेज इज प्रेजेंट इन द सेकेंडरी मेमोरी. तो डिमांड पेजिंग क्या बोलता है कि जब P6 पेज की डिमांड हुई तब ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको रिक्वेस्ट किया फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी, और वो रिक्वेस्ट के बाद पेज सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ आ गया, प्राइमरी मेमोरी में. सो दैट इज नोन एज द डिमांड पेजिंग. मीन्स डिमांड के अकॉर्डिंग ही वी कैन स्वैप इन एंड स्वैप आउट द पेजेस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. नेक्स्ट इज डर्टी बिट. डर्टी बिट मीन्स अब अगर मैंने कोई प्रोग्राम के किसी पेज को मेमोरी में डाला, बट मेमोरी में ऐड करने के बाद सपोज मैंने उस पेज में कोई चेंजेस किए. सपोज कि मैंने कोई पेज था उसमें मेरी वैल्यूज थी a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 6, बट उसको मेमोरी में लोड होने के बाद मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू 6 कर दी और यहाँ पे उसकी वैल्यू 7 कर दी. मीन्स कि मैंने पेज में उसको पेज को लोड करने के बाद उसमें चेंजेस किए. तो दैट मीन्स उस पेज के लिए जो डर्टी बिट है वो क्या हो जाएगा, सेट. इफ द चेंजेस आर डन बाय अ यूजर इन द पेज देन द डर्टी बिट इज सेट टू 1. दैट मीन्स कि ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आ जाएगा कि आफ्टर लोडिंग इट इनटू द फिजिकल मेमोरी उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं. बट अगर प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने के बाद कोई भी चेंजेस नहीं किए गए तो हम डर्टी बिट को रीसेट कर देंगे, मीन्स 0 कर देंगे. तो 0 का मतलब है कि देयर आर नो चेंजेस इन द पेज आफ्टर इट इज बीइंग लोडेड इनटू द मेमोरी. सो दिस इज नोन एज द डर्टी बिट. नेक्स्ट इज पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी. सो पेज
पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी मीन्स कि different algorithms that operating system will follow in order to swap in and swap out the pages. Okay, so basically पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी में हमारे पास एक एल्गो है, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. इसका मतलब क्या है कि अगर एक प्रोसेस के पास 10 पेजेस हैं, 10 पेजेस में से जो पहले आया है, सपोज कि पहले प्राइमरी मेमोरी में आया था पेज P5. ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, अगर और P6 जो है दैट इज प्रेजेंट इन द सेकेंडरी मेमोरी. अब P6 को कहाँ आना है, प्राइमरी मेमोरी में. क्यों? क्योंकि करंट प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए हमें P6 पेज चाहिए, बट प्राइमरी मेमोरी में तो स्पेस अवेलेबल ही नहीं है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज करता है, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी. अब वो किसी ना किसी एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग ही वो स्वैप इन एंड स्वैप आउट करेगा पेजेस को. रैंडमली तो उठा के स्वैप इन एंड स्वैप आउट नहीं करता. सो वन ऑफ द एल्गोरिदम इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. दैट मीन्स कि जो पहले सबसे पहले पेज प्राइमरी मेमोरी में आया था, वो पेज सबसे पहले कहाँ जाएगा, डिलीट होगा प्राइमरी मेमोरी से, और सेकेंडरी मेमोरी वाला पेज जो है वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आ जाएगा. तो दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सेकेंड एल्गोरिदम इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड. इसका मतलब क्या है कि जो सबसे कम पेज यूज हुआ है फिजिकल मेमोरी में रिसेंटली, वो पेज को उठा के हम सेकेंडरी मेमोरी में डाल देंगे और उस पेज की जगह हम कोई नया पेज प्राइमरी मेमोरी में लेके आएंगे. सो दिस इज नोन एज अ पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी. लास्ट वन इज पेज फॉल्ट. पेज फॉल्ट मीन्स कि जब प्रोग्राम ने डिमांड किया किसी पेज को फ्रॉम द पेज टेबल, बट दैट पेज इज नॉट अवेलेबल इन द प्राइमरी मेमोरी, तो दैट इज नोन एज द पेज फॉल्ट. जैसे हमने पिछले डायग्राम में बताया, सपोज कि P प्रोग्राम है, उसको पेज नंबर 5 चाहिए, तो प्रोग्राम ने पहले उसको चेक किया पेज टेबल में, बट P5 पेज इज नॉट अवेलेबल इन द प्राइमरी मेमोरी और इन द पेज टेबल. तो दैट मीन्स दैट इज नोन एज द पेज फॉल्ट, कि जिस पेज को डिमांड किया वो पेज जो है वो प्राइमरी मेमोरी में अवेलेबल नहीं है. इसीलिए तो पेज टेबल ने ट्रैप भेजा ऑपरेटिंग सिस्टम को. सो दिस इज पेज टेबल. So these are the 6 terms. So I will give you brief summary again. Working set means कि एक प्रोग्राम के लिए कितने नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो एक्टिव हैं एक मोमेंट पे, दैट इज नोन एज द वर्किंग सेट. लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस मीन्स कि पास्ट हिस्ट्री देख के सिमिलर प्रोग्राम्स की किस टाइप के पेजेस जो हैं वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए ज्यादा और फ्रिक्वेंटली चाहिए, दैट इज नोन एज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस. तो उसमें क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो फ्रिक्वेंटली यूज पेजेस हैं और जो मोस्ट यूजफुल पेजेस हैं वो प्राइमरी मेमोरी में आ जाएंगे, और जो लीस्ट यूज पेजेस हैं दैट विल बी शिफ्टेड इन द सेकेंडरी मेमोरी. थर्ड इज डिमांड पेजिंग. अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द पेजेस बाय अ प्रोग्राम, दीज आर स्वैप इन एंड स्वैप आउट बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. नेक्स्ट वन इज fourth one is dirty bit. Dirty bit means कि if the page is being modified by a programmer after it is loaded in the main memory, then the dirty bit is set, otherwise it is reset. Next is page replacement policy. Page replacement policy is the approach with which operating system can swap in and swap out the pages between secondary memory and primary memory. Next is page fault. Page fault means if the page is demanded by a CPU for execution, but that page is not available in the main memory, then page table will send the trap message to operating system. Okay, so this is all about the virtual memory.